नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट के भाग नंबर 5 के बारे में। और आप लोगों ने जो है हम वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने जो टॉपिक थे हमारे पार्लियामेंट के, वो आपने कंप्लीट कर लिए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये धन विधेयक, इसको परिभाषित जो है वो कौन सी आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में जो है इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। हमारे संविधान में वर्णन है 110, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 110 या अनुच्छेद 110 में इसके बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक में होने वाली शर्तें क्या क्या हैं, इसके बारे में एक बार बातें कर लेते हैं। तो धन विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया दोस्तों, वो बताया गया कि धन विधेयक के होने की शर्तें, यह कर से संबंधित हो। दूसरी बात, केंद्र सरकार द्वारा उधार दिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो उधार जो धन दिया गया हो या फिर लिया गया हो, उससे रिलेटेड जो विधेयक होगा, उससे रिलेटेड जो बिल होगा, वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि या आस्मिकता निधि से धन निकालना या धन जमा करना, जो हमारी संचित निधि होती है, जो हमारी आस्मिकता निधि होती है, उससे चाहे तो धन निकाला जाए या फिर धन उसमें जमा किया जाए, तो इससे रिलेटेड जो विधेयक होगा वो भी दोस्तों धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद बताया गया है कि संचित निधि में किसी व्यय का भारित संचित निधि में भारित करना। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, जो भी विधेयक टैक्स से रिलेटेड हो और संचित निधि या फिर आस्मिकता निधि से पैसा निकालना या फिर उसमें जमा करना से रिलेटेड हो, तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। बाकी अंतिम फैसला करने का अधिकार किसको होता है? अंतिम फैसला करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर को होता है कि वह उस विधेयक को धन विधेयक बनाए या फिर वित्त विधेयक बनाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य है। तो धन विधेयक के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य क्या क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। धन विधेयक के निर्धारण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि धन विधेयक से रिलेटेड जो धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक जो होगा, उसमें अंतिम जो फैसला होगा दोस्तों, अंतिम फैसला हमेशा और हमेशा किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। उसके बाद इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात ध्यान रखना। धन विधेयक को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की सिफारिश पर, यह बात ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, प्रेसिडेंट की सिफारिश पर धन विधेयक हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं किया जाता दोस्तों। राज्यसभा में यह पेश नहीं होता, लोकसभा में पेश होता है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं होता। लोकसभा में लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति जो है वो सिफारिश करेगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। जैसे ही यह लोकसभा में पारित होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, फिर यह लोकसभा में आएगा, लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता दोस्तों। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है जिसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। ये बात भी थोड़ी ध्यान रखना। धन विधेयक हमेशा और हमेशा सरकारी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक होता है सरकारी, एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक हमेशा मंत्री ही दोस्तों प्रस्तुत करते हैं और मंत्री के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि धन विधेयक कैसा विधेयक है? एक सरकारी विधेयक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। बताया गया है कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये नहीं है कि भाई, क्योंकि सिंपल ही बात है, जब लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत होना है और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा इसको चाहकर भी नहीं रोक सकता, सिंपल ही बात है। और केवल इसको 14 दिनों तक ही रोक सकता है, उसके बाद यह पारित समझा जाता है। राज्यसभा इसमें अपना जो है, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहे तो ऐड भी नहीं कर सकता। हाँ, मतलब बोल सकता है लोकसभा को कि भाई ऐसा कुछ ऐड करना आपको चाहिए, वो बात अलग है कि लोकसभा के ऊपर डिपेंड है, उनकी बातें माने या न माने, ठीक है। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर स्वीकृति देगा, नहीं राज्यसभा में स्वतः ही यह पारित माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह लोकसभा के पास एक अतिरिक्त शक्ति है धन विधेयक की। और धन विधेयक के बारे में आपको पता ही है, धन विधेयक जो है कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों? तो धन विधेयक आर्टिकल आता है 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 में आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बताया गया है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो इसके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है।
जैसे साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन धन विधेयक हमेशा लोकसभा से ही शुरू होगा दोस्तों। उसके बाद साधारण विधेयक को मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, या फिर मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो हमारा साधारण विधेयक है वह सरकारी विधेयक भी हो सकता है, या फिर वह गैर सरकारी भी हो सकता है। मंत्री भी इसको प्रस्तुत कर सकता है, या फिर कोई अन्य सांसद भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को हमेशा और हमेशा मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। उसके बाद साधारण विधेयक में बताया गया कि यह राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व स्थापित हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के भी यह साधारण जो विधेयक है वह लाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही धन विधेयक लाया जाता है दोस्तों। राज्यसभा में संशोधित के लिए अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण जो विधेयक होता है राज्यसभा मना कर सकती है पास करने के लिए, लेकिन इसको मना नहीं कर सकती दोस्तों, ठीक है। साधारण विधेयक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, 6 महीने के लिए रोक सकती है दोस्तों, जो साधारण विधेयक होगा राज्यसभा। लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। उसके बाद इसमें बताया गया कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन धन विधेयक में जब अध्यक्ष बोलेगा तभी यह वहाँ पे भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद साधारण विधेयक में बताया गया कि इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसमें असहमति या फिर संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे धन विधेयक व वित्त विधेयक के बारे में थे। अब हम वित्त विधेयक के धन विधेयक के बारे में था दोस्तों, साधारण विधेयक के बारे में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक के बारे में। क्या होता है वित्त विधेयक? तो वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है कि वित्तीय मामलों या राजस्व या फिर व्यय से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें हम वित्त विधेयक बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, कई बच्चे पजल हो जाते हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक में। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक का ही पार्ट है धन विधेयक। एक बात आपने बार बार सुनी होगी, कई टीचरों ने कहा होगा कि धन विधेयक जो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। अब बिल्कुल ध्यान से समझो दोस्तों, देखो ये जो वित्त विधेयक है ना, इसी का पार्ट है धन विधेयक। तो जब धन विधेयक इसका पार्ट है तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक सिंपली बात हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी जो वित्त विधेयक हैं वो क्या नहीं हो सकते, वो धन विधेयक नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। वो क्या नहीं हो सकते, वो धन विधेयक नहीं हो सकते। इसका मैं एक बार आपको बिल्कुल अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई भी व्यक्ति है, XYZ कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लो जैसे राम है, राम के 2 पुत्र हैं, ठीक है। राम के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश दोस्तों, लव कुश, ठीक है। 2 पुत्र हैं लव और कुश। अब सिंपल ही बात है, हम ये बोल सकते हैं कि राम के 2 पुत्र हैं लव और कुश, लेकिन लव का या कुश के 2 पिता नहीं हैं, ठीक है। उन दोनों का पिता एक है दोस्तों, उन दोनों का क्या है, पिता एक है। इसी प्रकार से जो वित्त विधेयक है वो राम है, और इसी वित्त विधेयक के अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। जैसे इसके 3 पार्ट हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है, और इसी में आता है वित्त विधेयक दूसरा। ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान रखना, सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक क्या नहीं हो सकते, धन विधेयक नहीं हो सकते दोस्तों। तो इसको 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक जो है वो 117 का भाग 1, और वित्त विधेयक जो दूसरा जो है वो 117 का भाग नंबर 3। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं एक बार। धन विधेयक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, धन विधेयक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वित्त विधेयक के बारे में। ये बातें मैं आपको जो मैंने आपको अभी बताई है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं क्यों नहीं होते। तो इसमें बताया गया केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 110 से हो। अनुच्छेद 110 से जिन भी वित्त विधेयक का संबंध होता है, जिन भी वित्त विधेयकों में अनुच्छेद 110 के बारे में जो बताया गया है उससे रिलेटेड पर्सन है वो होते हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की अंतिम रूप से प्रमाणिकता की जाती है। मतलब अंतिम रूप से प्रमाणिकता किसके द्वारा की जाएगी, वो की जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। देखो दोस्तों, धन विधेयक के बारे में बताया कि राजस्व मामले, राजस्व व्यय, और वित्त विधेयक के बारे में भी यही बताया था, ठीक है। देखो वित्त विधेयक के बारे में भी राजस्व व्यय, धन विधेयक के बारे में भी यही था। तो इससे रिलेटेड ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 110 में जो है, जैसे संचित निधि, आकस्मिकता निधि, इससे रिलेटेड जो मामले वित्त विधेयक में है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड जो मामले वित्त विधेयक में हैं वही वित्त विधेयक के क्या है, धन विधेयक है।
ठीक है। वहीं वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक है दोस्तों। अब वित्त विधेयक पहले के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में एक बार हम अगर बात करें तो इसके बारे में आपको बता दूं, वह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 के बारे में बताया गया है, या अनुच्छेद 110 के जो हम ये बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 110 के जो विषय हैं उन्हीं से रिलेटेड जो होते हैं वो हमारे वित्त विधेयक, धन विधेयक होते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अन्य आय संबंधी मामलों में भी दो रूप में धन विधेयक के समान है। जैसे दोनों विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और दोनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो वित्त विधेयक होते हैं उसको दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। देखो यहाँ पे वित्त विधेयक को दो भागों में बांटा गया है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। इसको हम ए और बी भी बोल सकते हैं और इसको हम क और ख भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क और ख। और ध्यान रखना, वित्त विधेयक जो पहले वाला है, वित्त विधेयक क जो है दोस्तों, जिसका अनुच्छेद 117 का अनुच्छेद 117 के भाग नंबर 1 में आता है, यह विधेयक हमेशा धन विधेयक होते हैं। और धन विधेयक अगर ये होगी तो सिंपल ही बात है, धन विधेयक अगर ये होगी तो राष्ट्रपति की सहमति से यह पेश किए जाते हैं या राष्ट्रपति की सिफारिश से ये पेश किए जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किए जाते हैं। और ये जो दूसरे वाले जो वित्त विधेयक हैं ये राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश नहीं किए जाते दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान, हाँ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया वित्त विधेयक 1 के बारे में। वित्त विधेयक दोनों राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, लेकिन ध्यान रखना वित्त विधेयक 1 के संबंध में राज्यसभा को समान शक्तियां हैं, भले ही इनका संबंध धन विधेयक से हो, भले ही इनका संबंध दोस्तों धन विधेयक से हो, राष्ट्रपति की सिफारिश से आए या ये भाई धन विधेयक से संबंधित विषय हो, लेकिन दोस्तों जब यह राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा के पास लोकसभा से संबंधित समान शक्तियां हैं, अर्थात इसको चाहकर वह रोक सकती है। ठीक है। संयुक्त बैठक का भी इसमें प्रावधान है और राष्ट्रपति इसमें वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता था, लेकिन यहाँ पे लौटा सकता है दोस्तों। ठीक है। धन विधेयक में क्या था, धन विधेयक में दोस्तों राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भले ही धन विधेयक से रिलेटेड हो या भले ही ये वित्त विधेयक धन विधेयक के विषय से संबंधित हो या उससे मिलते जुलते हों, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा इसको रोक सकती है। ठीक है। अब वित्त विधेयक जो दूसरे वाले हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो वित्त विधेयक जो दूसरे वाले हैं इनका संबंध किससे था, आर्टिकल 117 के भाग नंबर 3 से था और इसमें बताया गया कि भारत की संचित निधि से वैसे संबंधित हैं ये। ठीक है, संचित निधि के वैसे संबंधित हैं और अनुच्छेद 110 से इनका विषय का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए वही प्रक्रिया जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है, मतलब किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकते हैं, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में संयुक्त बैठक हो सकती है। राज्यसभा चाहे तो इसको रोक सकती है या फिर इसको पास कर सकती है। ठीक है, होगी बात क्लियर। तो ये हमारा वित्त विधेयक था दोस्तों। ठीक है। तो आई होप ये धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।